जब आपको कोई भाव नहीं देता तो कुछ बातें ऐसा फेंक दो कि मीडिया के लोग आपसे 100 सवाल करेंगे, 100 बात करेंगे, फिर आप फेमस हो जाएंगे, फिर आपको चेहरा पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है। महामंडलेश्वर है, उनको क्या जरूरत है? भाई देखिए, महामंडलेश्वर है तो अगर महामंडलेश्वर होते तो उनको मीडिया पे बात करने की क्या जरूरत होती? शंकराचार्य, उनको क्या जरूरत है कुछ करने की, वो वैसे ही फेमस है। भाई देखिए, फेमस तो वैसे नहीं है। अगर फेमस होते तो मनुस्मृति लागू करने की बात पहले शुरू तो करें। हम मतलब दूसरे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनके घर की महिलाएं ही उनकी सबसे पहले मतलब आपको लगता है कि अगर वो मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म की महिलाएं पहले इसका विरोध? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगी। आज जो भी महिलाएं हैं, अगर भारत की जो भी महिलाएं हैं, मैं किसी एक धर्म की जाति की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी महिला है तो अगर सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, गर्व से कोई महिला है, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट हो, चाहे पत्रकार हो, कुछ भी हो, अगर वो है तो उसको संविधान से उसको अधिकार मिला है, ना कि कोई धर्म से। आप बताइए ना कि कितने महिलाओं को मठाधीश बनाया गया, कितने महिलाओं को चर्च का पादरी बनाया गया है, कितने महिलाओं को मौलवी बनाया गया। अब बता दीजिए ना, धर्म ने क्या किया? हम महिलाओं को कोई अधिकार दिया है? कुछ नहीं दिया है। कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे भारत में, जब हमारी संविधान नहीं था, तो अंग्रेजों बहुत कम संख्या में थे, उनको पूरे भारत पे उनको हुकूमत करनी थी। उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे देखा कि जो दबंग है, मनबड़ है, हरामी है, उसको कहा कि ये एरिया आपको दे देते हैं, ये एरिया आपको दे देते हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनके पास अपना लगभग सब कुछ होता है, खाने को खाना, पहनने को कपड़े और रहने को घर, जो एक बेसिक नीड्स हैं इंसान की, तमाम चीज़ें। इसके अलावा भी उनके पास एक अच्छा रहने की शैली है, सब कुछ है, एजुकेशन है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो विचलित रहता है समाज के लिए, समाज के उस तबके के लिए जिसके पास ना ज़मीन है, ना खाने को 3 वक्त का खाना है और ना ही पहनने के कपड़े। और उस समाज के उस तबके के लिए वो अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसे तमाम लोगों से अक्सर हम मिलते रहते हैं, आपका भी परिचय करवाते हैं। अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो इन्हें आंदोलन जीवी कहा जा सकता है। ऐसा ही एक आंदोलन जीवी इस वक्त हमारे साथ है सीमा गौतम। सीमा गौतम लगातार अपनी आवाज़ उन लोगों के लिए उठाती रहती हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। गोरखपुर में भी इन्होंने देश भर के लोगों के लिए हालांकि वो आवाज़ उठाती हैं, पर गोरखपुर में इन्होंने अब जाकर एक कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी है, जब इन्हें 4 ज़िले जो हैं वहाँ पे ज़मीनें बांटने का ऑर्डर मिला है। राष्ट्रपति की ओर से चिट्ठी आई है इन्हें, और ये कहा गया है कि अब उन लोगों को ज़मीनें मिलेंगी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनका कोई ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं है। हालांकि वो उस ज़मीन पे बरसों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन रहने को थोड़ी सी भी ज़मीन उनके पास नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं इनकी पहली जो ये लड़ाई थी उसकी पहली कड़ी इन्होंने जीत ली है। आप आगे की जानकारी इनसे लेते हैं और इनसे समझते हैं कि कब ये, कहाँ से शुरू किया उन्होंने पूरा आंदोलन और किस तरीके से आज जब इस मुकाम पे पहुंची हैं तो कैसा लग रहा है। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद मैं करती हूँ कि जो लड़ाई मैं जीती हूँ उसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत योगदान रहा है। लड़ाई जो आपने लड़ी है, एक तो पहले बात गोरखपुर जगह बहुत फेमस है, मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा फेमस हैं, तो कैसे जहाँ बने बनाए घरों पे बुलडोज़र चल जाता है, वहाँ आप लोगों को ज़मीन दिला रही है घर बनाने के लिए? जी देखिए, लड़ाई घर बनाने की बात नहीं है। ये लड़ाई जो हम अभी जो लड़ रहे हैं, पिछले 2022 में पहला आंदोलन हमने किया और 17 दिसंबर 2022 को, तो जब हमने आंदोलन किया तो जो आंदोलन के मुख्य अगुआ हैं सरोज कुमार निराला जी, उनका घर 12 दिन के लिए सीज कर दिया गया था, ये कह करके कि आप इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए आप पैसे कहाँ से लाए, आप कहाँ से मतलब इतने लोगों को इकट्ठा किया। तो खैर वो हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला। फिर दूसरा आंदोलन हम 17 मार्च 2023 को किए, तो 17 मार्च के बाद भी फिर हमारे घर पे छापा मार दिया गया। अभी 10 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया, और जिसमें हम कईयों महीनों से हमने तैयारी किया, गांव में जा के लोगों को बताया, और बताया इसलिए कि ज़मीन संवैधानिक अधिकार है। आप जैसे कि जानते होंगे कि बाबा साहब के डेथ से 8 महीना पहले वो आगरा में जाते हैं, एक सभा संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमने सभी के लिए लड़ा है, अब ज़मीन के लिए लड़ना है, जिसका अगुवाई अम्बेडकर करेंगे। वो हालांकि वो स्थिति रही कि हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे कहिए कि महापुरुष नहीं रहे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं मुक्ति दाता नहीं रहे हमारे बीच, नहीं तो ज़मीन की लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती। तो ज़मीन की लड़ाई जो है हमारी नहीं है, वो बाबा साहब की देखा हुआ सपना है। वो मानवर कांसी राम साहब चाहते थे,
उसी लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने गांव-गांव लोगों को जगाया और उसमें हमने जगाने में कईयों महीनों तक, कईयों सालों तक हमने जगाया। एक आंदोलन खड़ा किया 10 अक्टूबर 2023 को, जिसमें 28 लोगों पे झूठा आरोप में केस भी हुआ। हमारे घर में हमारे ऊपर भी नामजद एफआईआर हुआ। माननीय श्रवण कुमार निराला जी के साथ, मीडिया पत्रकार के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और जो भी लेखक पत्रकार सब जेल में चले, जो भी शामिल थे, जो हमारी सहयोग कर रहे थे, जो जनता के लिए मांग रहे थे कि ये लड़ाई है, उन सभी पर झूठा एफआईआर लगाया गया और ये कहा गया कि कमिश्नर के नाजिर को गला दबा के मारा गया है। इन लोगों ने मारने की कोशिश की। हालांकि चारों तरफ वीडियो सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा का एक भी फुटेज किसी के पास नहीं था, किसी भी कर्मचारी के पास नहीं था। उस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहे। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये हमारे पास उनका एक लेटर है, हमारे पास आया है, जो कि हालांकि ये लेटर 4 जिलों के लिए है। ये कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज के लिए। और इन 4 जिला में आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, अंबेडकर जन मोर्चा के जो ज़मीन आंदोलन है, ज़मीन आंदोलन के लिए जो श्रवण कुमार निराला जी ज़मीन की मांग कर रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें कहा गया है माननीय महोदया के द्वारा, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, कि उनको जो भूमिहीन है, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 1-1 एकड़ ज़मीन देने के लिए उन्होंने बात कही है। हर ज़िले में, मतलब 4 जिले में 200 लोगों को देने के लिए कही है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, जिसमें जिले में 200 लोग, हाँ 200 लोगों के, मतलब कुल 800, हाँ 800 घरों को, परिवारों को ज़मीन दी जाएगी। जी। लेकिन हमारी लड़ाई कभी पूर्वांचल के लिए नहीं रही है। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। बाबा, तो शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत हम गोरखपुर से किए हैं। ये शुरुआत गोरखपुर से हुई है और मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि देखिए, संवैधानिक तरीके से आप लड़िए। बाबा साहब ने हमें, महापुरुषों ने हमें बात करने की अधिकार दिया, हमें हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी के अधिकार दिया है। तो संविधान में जब बराबर की अधिकारी है, तो आज भी किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन, किसी के पास सर छुपाने के लिए छत के भी लिए ज़मीन नहीं है। तो उसकी लड़ाई में लड़ रही हूँ। सीमा जी, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, संविधान के तहत उनको हक दिलाने की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान निर्माता बाबा साहेब को, उनकी प्रतिमा को हमने देखा किस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट के जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है ग्वालियर, वहाँ पर किस तरीके से उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध हुआ। लेकिन अब वहाँ का जो बार एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं पवन पाठक, वो कहते हैं कि किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति की फ़ोटो अदालतों में क्यों लगाई जाए, नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी महापुरुष की लगाने चले तो बहुत महापुरुष हैं देश भर में, बाबा साहेब की फ़ोटो क्यों लगानी है, और अगर लगेगा तो इसका विरोध किया जाएगा। एक तरफ बाबा साहेब हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़े हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप लड़ रही हैं उन 800 लोगों को जिनको आज आपकी वजह से सफलता मिली है, घर मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ बाबा साहेब, आज भी उनकी एक फ़ोटो से लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि उसका विरोध हो रहा है। उसे आज भी उन्हें जाति और धर्म में बांटा जा रहा है कि किसी विशेष जाति या धर्म के व्यक्ति की फ़ोटो नहीं लगेगी। इसमें देखिए 2 बात है। पहली बात तो ये कि उनको बाबा साहब ने जो मलाई बैठ के खा रहे थे, जो लोगों को शोषित, जो दबाए रखे थे, तो बाबा साहब ने सभी को बराबर कर दिया। ये सुई चुभ रही है। दूसरी बात है, ये वो जाति दुर्भावना से ग्रसित बीमार लोग हैं। ये लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। जो चंद लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब हमारी राजकाज पड़ी रहे। अरे बाबा साहब की, उनकी औकात नहीं है वकालत करने के लिए किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में। भाई तुम कहीं भी आप वकालत करेंगे तो उनके बनाए हुए नियम कानून के तहत ही करोगे। आप उसको हटा के दिखाओ तब तो हम जाने। उनकी दिए हुए शिक्षा के अधिकार के तहत आपने पढ़ाई किया, उनके दिए हुए अधिकारों के तहत आप जा कर के प्रैक्टिस किए। आप कोर्ट में भी लड़ रहे हैं तो वो जिन्होंने, बाबा साहब ने जो कानून, जो कायदा, जो नियम, जो दायरा बना दिया, उसी पे आप घिस रहे हैं। आप अलग से कोई नियम कानून बना करके आप लड़ के दिखाओ तब तो हम जाने। तो देखिए, ये मानसिक ग्रस्त लोग हैं, मानसिक बीमार लोग हैं, इनसे होने जाना कुछ नहीं है। बाबा साहब सभी के आराध्य हैं। बाबा साहब किसी जाति धर्म के किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वास्तव में संविधान पढ़ा है, वो ये मानता है कि हम एक सिर्फ इंसान हैं। कोई भी अगर संविधान अच्छे से पढ़ लिया है तो संविधान सिर्फ मानवता सिखाया है। सवाल यही है कि देखिए,
एक गांव कस्बे में कोई अनपढ़ व्यक्ति जातिवादी मानसिकता का हो, कुछ इस तरीके की बातें कह दे या कुछ कर दे, तो एक बार को हम कहे भी कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता तो ये ऐसा नहीं करता। एक वकील जिसने बाकायदा कानूनविद कहा जाता है, कानून की पढ़ाई पढ़ी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में, बाबा साहेब के लिखे हुए एक लॉ को वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की बात करना, बाबा साहेब के प्रति ऐसी मानसिक भावना रखना, इसे देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके का समाज है ये? देखिए, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और इलाज कराने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, वो बीमार हैं और वो सच में मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नहीं तो एक छोटी सी कहावत है कि भाई जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसकी अनाज खा रहे हैं, जिसके बल पे हैं, हम उसी को मतलब पत्थर मारे, ये तो वही बात हो गई। जिसके दिए हुए कानून से, जिसके दिए लिखे हुए अधिकारों पे आप जा कर के वकालत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी को आप अंगुली मतलब सूरज को अंगुली दिखा रहे हो कि भाई तुमको दिया हम दिखाएंगे, तो उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। रही बात, ये पूरा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा और बाबा साहब की प्रतिमा वो कुछ भी कर लें, ये हटने वाला नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा हर कोर्ट में रहेगा। लेकिन ऐसे लोग, देखिए एक लंबा विरोध है, ये काफ़ी दिनों से इसका विरोध चल रहा था और पहले तो विरोध था कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे, अब फोटो भी नहीं लगने देंगे। कल को कहेंगे कि, कल को क्या आज ही कहते हैं कि बाबा साहब ने तो लिखा ही नहीं संविधान, BN राव ने लिखा है। भाई देखिए, वही मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जाति दुर्भावना के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि जैसे आप मान लीजिए मानसिक रूप से, आप कह रही है कि मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, तो मानसिक रूप से बीमार आदमी खुद तो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, उसको तो ले जाना पड़ता है ना, ज़बरदस्ती पकड़ के, बांध के, घसीट के कि अरे चलो इसको ठीक करवाना है। तो इन ऐसे लोगों को आखिर कौन जबरन ठीक करेगा, इनका इलाज कौन करेगा? इलाज देखिए, हमें जो भी लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी इलाज नहीं हो रही है, इलाज तो हो ही रही है और इलाज आगे भी होती रहेगी ऐसे लोगों का। क्योंकि बाबा साहब का जो बात है, बाबा साहब एक व्यक्ति के नहीं है, पहले भी कह चुकी है, न एक व्यक्ति के, न एक जाति के लिए उन्होंने बनाई। और उनको पूछना था तो जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछे कि भाई संविधान किसने लिखा, किसके हक में था। वो गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी से जाकर पूछे कि भाई गांधी जी ने क्यों उनको, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए बात कही। तो ये चीज़ें मतलब वही है कि मैंने पहले ही कहा कि सूरज को रोशनी दिखाने की मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको जाने के लिए अब भाई ये चीज़ें पूछने के लिए कि संविधान किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, वो तो हमें पता है, सभी को पता है। अगर उनको नहीं पता तो वो जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछ लें, गांधी जी से जाके पूछ लें, और बाकी और जो लोग उस समय के जो समिति के लोग अध्यक्ष थे उनसे पूछे कि भाई संविधान किसने बनाया। भाई उनसे पूछना चाहिए, जाइए आप पूछिए, मना कौन कर रहा है। लेकिन हमारे बाकी एक मतलब कुछ लोगों के कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी हमारे समाज के लोग हैं, बाकी पढ़े लिखे और भी लोग हैं जो अदर भी समाज से, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ SC समाज के या पिछड़े समाज के लोग हैं, बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं, ये बाखूबी जानते हैं कि बाबा साहब हैं क्या। बिल्कुल। अब आपकी लड़ाई पर वापस आते हैं, तो ये आपकी पहली कामयाबी है, इसके लिए पहले तो बहुत बधाई आपको। और आगे क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आपका जो अम्बेडकर जन मोर्चा है, कैसे आप लोग काम करने वाले हैं? देखिए, मैं धन्यवाद फिर पुनः मीडिया साथियों को देना चाहूँगी, क्योंकि जो मीडिया साथी है, मैं लड़ती झगड़ती कुछ भी करती, अगर मीडिया साथी हमारे साथ नहीं रहते तो ये आंदोलन में नहीं जीत पाती। क्योंकि एक हमारे आंदोलन का हिस्सा, बहुत बड़ा सहयोग कहिए, योगदान कहिए कि मीडिया साथियों का है, जिनका मैं नाम तो सभी का नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सभी मीडिया साथियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हमारे ज़िले के, हमारे क्षेत्र के न होते हुए आंदोलन की बात सुन करके वो गए और कवर किए, और मतलब 15-20 दिन तक उन्होंने पूरा ये सब चलाया, मुहिम चलाया, बहुत बड़ा आंदोलन रहा। मैं वही कहूँगी कि ये लड़ाई मैं जीती हूँ तो ये बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, दिए हुए संविधान में जो उन्होंने व्यवस्था बनाई उसके तहत ही जीती हूँ। ये किसी की दया कृपा से नहीं जीती हूँ। हाँ, मैं धन्यवाद माननीय महोदया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पहल किया है, ठीक है, सरकार जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे स्टेट में सरकार, वो हमारे खिलाफ रहा, उसके षड्यंत्र से हम लोग बहुत प्रताड़ित रहे। हमारे भाई को उठा लिया गया, हमारे परिवार रिश्तेदारों को उठा लिया गया, महीनों दिन तक मुझे घर से बेघर रहना पड़ा। सरवण कुमार निराला जी को 1 साल में 3 बार महीनों दिन तक उनको जेल में रखा गया। तो ये सारी यातनाएँ तो मिली,
लेकिन वही है कि गर्व की बात की यातनाएं मिली हैं, लेकिन संविधान है जो हमें बचाया है और आगे भी बचाएगा। आप लगातार संविधान पे अपना भरोसा जता रही हैं और संविधान से मिली हुई जीत है ये, आगे भी संविधान से आपको इतनी उम्मीदें हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, अभिमुक्तेश्वर को जानती हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका कहना है कि मनुस्मृति है वो संविधान से ऊपर है। देखिए वही कह रही हूँ ना कि उनकी देखिए कुछ लोग हैं बीमार लोग, अब मैं उनको बात क्या कहूँ। भाई ठीक है संविधान से ऊपर है, आप मान लीजिए मैं महिलाओं की मैं सारी बात छोड़ दूँ, सिर्फ महिलाओं की बात कहूँ तो महिलाओं की अगर जिस दिन संविधान को खतरा आएगा तो सबसे पहले उनके घर की औरतें ही उनकी दुश्मन बनेंगी। वो कैसे? वो इसलिए बनेंगी कि देखिए अगर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, अपने पसंद से वर चुनने का अधिकार मिला, नौकरी करने का अधिकार मिला, घूमने फिरने का अधिकार मिला, बात करने के अधिकार मिला, यहाँ तक कहूँ कि आपको पत्रकारिता करने का अधिकार मिला, वो संविधान से मिला है। किसी मजहब ने, किसी धर्म ने, किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब बात बाबा साहब की या संविधान की आती है तब मैं बात रखती हूँ कि भाई सदियों से तो भगवान थे, सदियों से सारे लोग थे। भाई पहले एकदम से हुआ नहीं, लेकिन हमें स्तन ढकने की अधिकार नहीं थी। भाई कहाँ थे भगवान, कहाँ थे आपकी मनुस्मृति? अगर हम कुछ पढ़ लेते थे और दलित कुछ सुन लेता था तो उसके कान में लोहा पिघलाई जाती थी। आप शुद्रा द राइजिंग उठा करके आप देखिए, वो इतिहास देखिए, अगर कोई कुछ बोल देता था तो जीवा काट ली जाती भगवान के आराध। आज हमारे पास पैसा है तो आज हम धड़ल्ले से जाते हैं मंदिर में, हम दान करते हैं, हमारे लोग दान दक्षिणा करते हैं। तो देखिए मनुस्मृति लागू करने के बाद पहले शुरू तो करें हम, मतलब दूसरे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनके घर की महिलाएं ही उनकी सबसे पहले। मतलब आपको लगता है कि अगर वो मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म की महिलाएं पहले इसका विरोध? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगी। आज जो भी महिलाएं हैं, अगर भारत की जो भी महिलाएं हैं, मैं किसी एक धर्म की जाति की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी महिला है तो अगर सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, गर्व से कोई महिला है, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट हो, चाहे पत्रकार हो, कुछ भी हो, अगर वो है तो उसको संविधान से उसको अधिकार मिला है, ना कि कोई धर्म से। आप बताइए ना कि कितने महिलाओं को मठाधीश बनाया गया, कितने महिलाओं को चर्च का पादरी बनाया गया है, कितने महिलाओं को मौलवी बनाया गया। अब बता दीजिए ना धर्म ने क्या किया? हम महिलाओं को कोई अधिकार दिया है? कुछ नहीं दिया है। कितने भी बड़ा आप बात कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, महिलाओं को तो यहाँ तो मानसिक धर्म में कहते हैं लोग कि जिस खून से लोग पैदा होते हैं, भाई आप पुरुष को पुरुष बनाया जाता है। जिस महिला ने आपको पेट में रख करके 9 महीना पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाई है, उसी महिला को आप पवित्र कह देते हो। किसी मंदिर में जाने की बात नहीं करते हो, कहते हो कि नहीं पीरियड के समय आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस पे देखिए इस पे घबराने की बात नहीं है। जिस दिन वो मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उनकी घर के ही महिलाएं उनको नहीं जीने देंगी, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भाई देखिए किसी भी घर की कोई भी महिला, आप पत्रकार हैं, आप सोचिए कि आप किसी की गुलामी करना पसंद करेंगी? कल के लिए अगर आपको कह दिया जाए कि भाई चलो उनको जी हजूरी करो, भाई जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो पायलट है, उसको कह दिया जाए कि नहीं तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, तुमको हमारी बात मानना, हमारी अधीन रहना है, तो वो क्या करेगी? वो विरोध नहीं करेगी। फिर ये बयान ऐसे मतलब क्यों दिए जाते हैं बीच बीच में कि भैया मनुस्मृति हमारा सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर है, हमारे धर्म ग्रंथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे बड़ी बात है फेमस होने के लिए भी ये सब बातें की जाती हैं, क्योंकि जब आपको कोई भाव नहीं देता तो कुछ बातें ऐसा फेंक दो कि मीडिया के लोग आपसे 100 सवाल करेंगे, 100 बात करेंगे, फिर आप फेमस हो जाएंगे, फिर आपको चेहरा पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है। महामंडलेश्वर है, उनको क्या जरूरत है? भाई देखिए महामंडलेश्वर है तो अगर महामंडलेश्वर होते तो उनको मीडिया पे बात करने की क्या जरूरत होती? शंकराचार्य, उनको क्या जरूरत है कुछ करने की? वो ऐसे ही फेमस है। भाई देखिए फेमस तो वैसे नहीं है। अगर फेमस होते तो वो ऐसे बयान, भाई उस पे काम करते हैं। ये बयान सिर्फ फेमस होने के लिए? फेमस होने के लिए, वो कुछ तुक नहीं है, कुछ तुक नहीं है। इससे घबराने की भी जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो है किसी जाति धर्म व्यक्ति के लिए है ही नहीं। क्योंकि आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगी तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, हम मतलब हम, तो कोई बदल नहीं पाएगा। जो ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, पहला गाँव बनेगा, और नहीं बन पाएगा। आप ये बताइए संविधान में जो संविधान लोग बनाए हैं, सबसे पहले तो बेवकूफ़ी की बात, जो भी लोग हिंदू राष्ट्र वगैरह वगैरह चिल्लाते हैं, संविधान जो बनाया वो संविधान एक पल के लिए हम मान लेते हैं, इन लोगों ने कह रहा कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, एक पल के लिए अगर मानते हैं तो जो उस समय के जो BN राव साहब थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, महात्मा गांधी जी थे, और लोग जो थे, जो भी कमेटी के मेंबर थे, तो क्या मतलब अनपढ़ गवार थे? मतलब उन्होंने हिंदू शब्द क्यों नहीं डाला? भाई संविधान में कहीं पढ़ी है हिंदू शब्द कि हिंदू राष्ट्र है वगैरह वगैरह? ये धर्म, ये जो भारत है ना,
ये भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों का यहाँ स्वागत किया जाता है। ये सारों धर्मों का ये राज्य है। ये किसी की बाप की बपौती नहीं है कि धर्म हिंदू धर्म बन जाएगा, मुस्लिम धर्म बन जाएगा, ये धर्म वो धर्म, सभी का है। और इसकी जब आज़ादी की लड़ाई जब आप पीछे जब जानेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सिखों ने लड़ी है। बहुत कम ही लोग होंगे जो लड़ाई लड़े होंगे। वो तो दलित पिछड़े समाज के लोग लड़ रहे थे। ये लोग जा कर के दूसरे के घर पे जी हजूरी करते थे और उसी के लोग चले गए जेल। जब अंग्रेज जाने लगे तो इनको जो ज़मीन की बात आज हम लड़ रहे हैं, ज़मीन की एक मैटर समझने की बात है कि ज़मीन की जो भी पेपर है, जिनके अभी मैंने कहा कि हज़ारों एकड़ सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक एक व्यक्ति के नाम पे है, वो ज़मीन की पेपर आप लीगल पेपर निकालिए तो लीगल पेपर में आपको दिखेगा कि कभी किसी गुरऊ का है, किसी कतवारू का है, किसी मंगरू का है, किसी के नाम से निकलेगा। उनके नाम से 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो उनके नाम से निकलेगी नहीं। तो जब ये अंग्रेज़ों जब मतलब समझना पड़ेगा कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे भारत में, जब हमारी संविधान नहीं था, तो अंग्रेज़ों बहुत कम संख्या में थे, उनको पूरे भारत पे उनको हुकूमत करनी थी। उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे देखा कि जो दबंग है, मनबड़ है, हरामी है, उसको कहा कि ये एरिया आपको दे देते हैं, ये एरिया आपको दे देते हैं, ठीक है। एरिया बांट दिया और कहा कि आपको लगान वसूलना है। 100 रुपया का मानक रखा कि भाई 100 रुपया आप वसूलोगे तो 60 रुपया अपने पास रख लोगे, जो भी ताम झाम आप करेंगे। 40% आप जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके कंपनी में आप जमा करोगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ, आपको समझने की बात है, जब भारत आज़ाद हुआ और जब अंग्रेज चले गए तो जितने लोग लगान वसूलने वाले थे ना, वही जमींदार बन गए, वही ज़मीनों के आज भी मालिक बन के बैठे हुए, वही मालिक बन गए। जो मतलब लगान वसूलने वाले थे वही जमींदार बन गए। और हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी रोड पे संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये कुछ इस तरीके के परिवेश में जो हम रह रहे हैं और आज भी आगे भी रहना होगा शायद, लेकिन उसमें धीरे धीरे कोशिश लगातार संविधान के सहयोग से, संविधान की मदद से लगातार जारी है। और सीमा जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास आज भी अपने घर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद।